डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस यूट्यूब क्लास में। और हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं इसका कि चुनाव आयोग सुधार मतदान व्यवहार के ऊपर रिलेशन है, तो इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, चुनाव सुधार एक तरह से भारतीय चुनाव पद्धति की विशेषताओं को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। भारत की चुनाव पद्धति की विशेषता, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो चुनाव सुधार की विशेषताओं को देखें तो सबसे पहले भारत में चुनावी व्यवस्था में क्या रखा गया, एक तरीका वयस्क मताधिकार क्या रखा गया है। सबसे पहली विशेषता यही है कि भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता हो जाती है। और भारतीय संविधान, ये जो संविधान में भी ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है पहले क्या था, 1989 से पहले 1989 से पहले मतदान की जो आयु थी, ठीक है ना, आयु मतदान व्यवहार की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना से पहले यानी फिर हुआ 61वां संशोधन हुआ, 61वें संशोधन के द्वारा 61वां संशोधन हुआ, और इस संशोधन के तहत जो मतदान की आयु है, मतदान करने की जो आयु है वो 18 कर दी। कितनी कर दी? 61वें संशोधन, यानी ये हुआ था 1989 88 के आसपास हुआ था। तो ध्यान रखना उससे पहले, यानी इससे पहले की जो व्यवस्था थी 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन फिर 61वां संशोधन 1989 को, उसके बाद मतदान आयु कर दी 18। तो इस तरह से ये बिना किसी भेदभाव के सभी को वयस्क होने पर मत का अधिकार दिया जाता है। फिर दूसरा भारतीय संविधान की क्या कहते हैं, चुनाव पद्धति की क्या विशेषता है। दूसरी विशेषता देखिए, आरक्षित स्थानों से युक्त निर्वाचन की पद्धति। आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन की पद्धति। तो ये आप ध्यान रखना है, आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन पद्धति, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन की जब बात करें तो ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेनी शासन व्यवस्था भारत में थी तब, तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था कि कुछ अल्पसंख्यक हैं उनके लिए अलग हो गया, धर्म के आधार पर अलग मतदान मतलब निर्वाचन होता था। तो ये जो अलग अलग होता था, इससे विभाजित व्यवस्था थी। लेकिन भारत में क्या कर दिया है कि कुछ क्षेत्रों को, कुछ जाति या कुछ वर्ग हैं जिसको आरक्षण दिया गया, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन होता है वो साथ साथ होता है। जबकि ब्रिटेनी व्यवस्था में क्या था कि अलग अलग सांप्रदायिकता के आधार पर अलग अलग निर्वाचन हुआ करते थे, ठीक है ना। धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचन पहले आगे पीछे होते अलग अलग होते थे, लेकिन ये गलत था। तो भारतीय चुनाव आयोग ने क्या कर दिया कि आरक्षण कुछ है, मतलब ऐसी जो व्यवस्था है जिनको आरक्षण दिया जाना चाहिए तो दिया जा रहा है, लेकिन आरक्षण भी है, लेकिन जब चुनाव होता है तो वो साथ में होता है उनका, ठीक है ना, निर्वाचन चुनाव साथ में होता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी विशेषता है, इसको ध्यान रखना है। फिर तीसरा जो है भारतीय चुनाव पद्धति की विशेषता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। तीसरा जो पॉइंट है, प्रादेशिक ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें कि भारत में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं वरना प्रादेशिक प्रतिनिधि सिद्धांत को अपनाया गया। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के सभी मतदान अपना प्रतिनिधि निर्वाचित कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी विशेषता बताई है। इस चीज़ को देखना है कि कहीं ना कहीं दूसरे देशों में क्या है कि एक तरह से व्यावसायिक आधार पर चुनाव पद्धति होती है। जैसे कुछ फील्ड में कुछ ऐसे समाज हैं जो किसी विशेष व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए अलग समय पर निर्वाचन होता है, बाकी का अलग होता है। लेकिन भारत में व्यावसायिक आधार पर चुनाव पद्धति न होकर कैसे है, प्रादेशिक आधार पर, यानी पूरे देश पूरी व्यवस्था जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको एक प्रादेशिक तौर पे माना जाता है, और उसी प्रदेश से प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। तो व्यवसाय पर नहीं होता है, वही प्रदेश के ऊपर होता है, यानी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के तौर पे होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। फिर चौथी विशेषता है भारतीय चुनाव आयोग की, ठीक है, चुनाव पद्धति की। तो ध्यान रखना है कि गुप्त मतदान होता है। क्या होता है? गुप्त मतदान। ये बहुत जरूरी है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है ना। क्या कहा है, गुप्त मतदान, गुप्त मतदान, ये चीज़ आप ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि भारत में लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय संस्थाओं सभी के चुनाव के लिए गुप्त मतदान की पद्धति को अपनाया गया है। इस संबंध में 2003 ईस्वी में राज्यसभा अवश्य ही एक अपवाद है, लेकिन गुप्त मतदान व्यवस्था में पूरी तरह से सिक्योरिटी रहता है और मतदानी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप में चलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जितनी भी व्यवस्थापिका, राज्यसभा और विधान परिषद वगैरह हैं, तो वहाँ पे चुनाव किस तरह से उनके प्रतिनिधित्व करवाया जाता है, सदस्यों का चुनाव है वो गुप्त मतदान के तौर पे करवाया जाता है। तो ये बहुत अच्छी विशेषता हो जाती है। और पांचवा है प्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारतीय चुनाव पद्धति की विशेषता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो इसको देखिए, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन दोनों ही पद्धतियों को अपनाया गया है। जैसे आपको पता है लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो उस चुनाव में क्या तरीका है, प्रत्यक्ष निर्वाचन तरीके से अपनाया जाए। जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप में होता है, मतदाता द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा की बात करें या विधान परिषद जैसे कोई मतलब जो अलग और बात करें लोकसभा के अलावा, जैसे अपने राज्यसभा वगैरह है, तो इनके लिए चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ हो बोले, ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग जो व्यवस्थाएं होती हैं, या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ हो। तो ये जो चुनाव की जब बात करें तो ये भारतीय चुनाव पद्धति दो तरह की भी है, एक तो प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में होता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है। तो ये भारतीय चुनाव पद्धति की बहुत अच्छी विशेषता है कि जैसा देखा गया है उस अकॉर्डिंग व्यवहार के तौर पे दोनों पद्धतियों का यूज किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और छठा जो इम्पोर्टेंट है कि प्रत्यक्ष, ये तो हो गया एक रूप, निर्वाचन का रूप हो गया। लेकिन अब ये निर्वाचन की पद्धति क्या है, भारतीय निर्वाचन पद्धति क्या है, तो ध्यान रखना है एकल संक्रमण। ये आपने सुना होगा और मैंने पहले बताया है अपने वीडियो जो यहाँ पे आप चैनल पे देख सकते हैं, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताया था। तो इसको गौर से समझे, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, इसका मतलब होता है जैसे समझ लीजिए कोई आपके क्षेत्र, कोई आसपास एक क्षेत्र मान लीजिए एक सिटी है। अब उस सिटी में से एक का चुनाव होना है, जीतेगा कितना, एक, लेकिन खड़े हो गए 10, तो 10 खड़े तो हो जाए, लेकिन उसमें से जीता जाता एक ही प्रतिनिधि है जो उनमें से निर्वाचित होगा। तो इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाती है, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। यानी एक सदस्य है, मतलब जो इलेक्शन वाला क्षेत्र होता है ना, भारत के जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में भारत को बांट दिया जाता है, लेकिन हर क्षेत्र से एक ही सदस्य का निर्वाचन होता है। समझ लीजिए जैसे एक गांव, मतलब एक सिटी है, ठीक है ना, जैसे यहाँ के हम बात करें आउर है, तो आउर से एक ही सदस्य का निर्वाचन होगा, लेकिन खड़े हो गए चुनाव उसमें लड़ने के लिए 10 जने, तो जीतने वाला जो प्रत्याशी होगा वो एक ही होगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो एकल संक्रमणीय निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है और ये भारतीय चुनाव पद्धति की एक विशेषता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर सातवां जो पॉइंट है, सातवां पॉइंट ध्यान रखना है, साधारण बहुमत की पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण बहुमत पद्धति, साधारण बहुमत पद्धति और आनुपातिक तो ये ध्यान रखना है, साधारण बहुमत, ज़्यादातर ये जो व्यवस्थाएं रखी गई है तो भारत में विविध संस्थाओं के चुनाव के लिए इन दोनों पद्धतियों का यूज किया जाता है, ठीक है ना, दोनों पद्धतियों का। जैसे अभी मैंने कहा ना एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, तो यह इसी पद्धति यानी आनुपातिक पद्धति के दो रूप है, दो रूप में से एक रूप तो ये हो गया एकल सदस्य, ठीक है ना, और दूसरा होता है सूची पद्धति। तो इस तरह से भारत में जो निर्वाचन होता है वो इन दो रूप में होता है, साधारण बहुमत और आनुपातिक पद्धति। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव साधारण बहुमत की पद्धति से होता है। यानी ये पद्धति कहाँ पे काम आती है, तो ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्य जो विधानसभा होती है
उन विधानसभाओं का जो चुनाव होता है, ठीक है ना, उनका चुनाव होगा वो कौन सी पद्धति से होता है, साधारण बहुमत से। लेकिन बात करें कि आनुपातिक पद्धति, तो आनुपातिक पद्धति के तौर पे आपको ध्यान रखना है कि आनुपातिक पद्धति में राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये किन किन, ये पद्धति किस में काम आती है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव करना हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव की बात हो या फिर विधान परिषद, क्या है, विधान परिषद, तो ध्यान रखना इनके चुनाव के लिए ये पद्धति काम में आती है, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा की राज्य की विधानसभा के लिए साधारण बहुमत पद्धति। तो ज़्यादातर आपको देखना है कि भारतीय निर्वाचन क्षेत्र में यही दो पद्धतियाँ काम में आती है इन तरह की चुनाव व्यवस्थाओं को देखते हुए। अब आगे देखें कि निर्वाचन पद्धति को हमने यहाँ तक समझ लिया है। अब निर्वाचन पद्धति के गुण देखेंगे और सुधार, निर्वाचन पद्धति है, इस पद्धति के गुण और सुधार के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, तो देखें यहाँ पे भारत में अब तक 16 आम चुनाव हो चुके हैं और मतलब अब वर्तमान देखें तो 17वीं लोकसभा है वो चल रही है। तो ये सभी चुनाव सामान्य से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, लेकिन इसके साथ ही चुनाव पद्धति और चुनाव क्षेत्रों में कुछ ऐसी बातें देखी गई है जो कुछ चुनाव को समीक्षा यानी आलोचनात्मक परिदृष्टि के तौर पर देखा जाता है। तो इन कमियों को समय रहते दूर करना या नियंत्रित किया जाना जरूरी है, वरना ये चुनाव के प्रति आस्थाओं को आघात पहुँचाती है। तो चुनाव से संबंधित व्याधियों की विवेचना और चुनाव सुधार का विषय पिछले कुछ वर्षों में संसद और देश की प्रबुद्ध या प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान आकर्षित करता रहा है। इनमें अनेक पक्षों द्वारा संबंध में अध्ययन कर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की गई है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति ने कुछ सुझाव दिए थे। और ये समिति जो चुनाव में सुधार देने के लिए गठित हुई थी, ये हुई थी, मतलब इसने अपने सुझाव दिए थे मई 1990 में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसने क्या कहा या इसने क्या सुझाव दिए, ठीक है ना, इस समिति ने क्या सुझाव दिए, तो वो सुझाव हम यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है तो, वरना अदरवाइज आप समझ लीजिए। तो देखें, मतदान केंद्रों पर कब्जों की घटनाओं को रोकने के लिए पुनः मतदान करवाया जाए। उन्होंने एक सुझाव दिया, पुनः मतदान, मतलब उन्होंने कहा कि ज़्यादातर कहीं आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो कुछ उदंड या बाहुबली जो लोग होते हैं वह क्या करते थे, वह उस चुनाव क्षेत्र पर कब्जा कर लेते और वहाँ से वो वोट मत पत्र की पेटी होती है वो लेके भाग जाते। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसी तरह से जब कंडीशन हो तो वहाँ पे पुनः मतदान करवाया जाए। फिर आरक्षित जो सीट होती है, आरक्षित सीटों के सक्रानुसार की पद्धति अपनाई जानी चाहिए। फिर कहा है कि जो आरक्षित सीटों हैं जिस पर बारी बारी आती है, यहाँ पे ये बात की गई है कि संकरण, यहाँ पे सक्रानु का भी हम कह सकते हैं, सक्रानुसरण। ये देखिए, आप इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दूसरा उन्होंने सुझाव दिया कि आरक्षित सीटों को सक्रानुसार भरना चाहिए, यानी एक रिल के अकॉर्डिंग के भाई पहले अब की बार ये इनको सीटों का आरक्षण मिला है तो दूसरी बार चुनाव होगा तब इनकी सीटें आएगी, तीसरी बार इनकी आई, तो बारी बारी तो एक चक्र चलाना चाहिए जिससे सही रहे और चुनाव याचिका का शीघ्र निपटान होना चाहिए। कोई भी समस्या जो चुनाव के समय हो रही है तो उसका शीघ्र निपटारा करना, ये सुझाव दिया।
और तीसरा सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धति का प्रारंभ कर दो, ठीक है ना। और फिर एक सुझाव दिया कि जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक जो मशीन है, इन मशीनों को प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में आपको पता है ईवीएम जो वोटिंग मशीन होती है, ठीक है ना, उसके द्वारा वोट काउंटिंग होती है, जो चुनाव होता है। तो इस तरह से सुझाव दिया था ये। अब इसके अलावा फिर क्या, किसी भी रिक्त स्थान के समय के भीतर उपचुनाव कराना जरूरी है, सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र देना। और एक सुझाव दिया था कि जो मतदाता हैं उनकी धांधली न हो, तो इसलिए मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र देना, ये बात की गई थी। दूसरा क्या तरीका अपनाया गया कि मतदान हो रहा है तो मतदान में जो मतदाता आते हैं तो उनके पहचान पत्र कैसे दिए जाए, फोटोयुक्त वाले पहचान पत्र दिए जाए, जिससे कन्फ्यूजन या धांधली नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे कहा गया। इसके अलावा चुनाव की इन गंभीर त्रुटियों और इन त्रुटियों के उपचार का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ का चर्चा करें कि और सुझाव में क्या सुझाव होना चाहिए। तो देखें, राजनीतिक दलों को प्राप्त जन समर्थन और चुनाव के अनुपात में गंभीर अंतर होता है, तो इसलिए चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ज़्यादा पहला कि चुनाव में जब भी चुनाव हो रहा है अभी वर्तमान में तरीके से धीरे धीरे चुनाव में दोष कब होता है कि धन का ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। वोट की जगह लोग धन को प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे पता है कि किसी से वोट हासिल करना है तो पैसे देकर भी वोट खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये चुनाव में दोष गड़बड़ी का उत्पन्न हो रही है, जहाँ चुनाव को धीरे धीरे एक धन का स्रोत माध्यम माना दिया जाता है और धन का ये गलत उपयोग, काला धन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन चुनाव में होने से चुनाव में गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है। और राजनीतिक दलों के आय व्यय विवरण की विधिवत जांच, तो एक तो इस पर नियंत्रण होना चाहिए, धन बल की भूमिका को नियंत्रण रखना चाहिए अदरवाइज। और दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि चुनाव में जो बढ़ रही है, अभी चुनाव में ये धन बल की भूमिका हो रही है, तो इससे समस्या तो उत्पन्न होगी। अब क्या हो रहा है, राजनीतिक दलों के आय व्यय विवरण की विविध जांच होना। तो देखें, फिर हम बात कर रहे थे कि चुनाव में बढ़ती धन की भूमिका की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं इनके आय और व्यय का जो खर्चा होता है, इन खर्चे की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए, ताकि पता लगे कोई दल है वह अनुचित रूप से काले धन को बढ़ा तो नहीं दे रहा है, या धन के आधार पर तो चुनाव नहीं जीत रहा, मतलब अनैतिक रूप में धन का उपयोग तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए जाँच होनी चाहिए। और संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव साथ में होने चाहिए। संसद व राज्य विधान सभा के चुनाव साथ, तो ये बढ़िया है। मोदी जी इसकी व्यवस्था करवाना चाह रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि संसद हो या राज्य विधानसभा, सबके चुनाव एक ही समय में और साथ में होने चाहिए। इससे क्या होगा कि धन के तौर पे जो गड़बड़ियां हैं वो और कम हो जाएगी, जो चुनाव में दोष है वो कम हो जाएंगे। और फिर ये तीसरा जो पॉइंट है कि चुनाव खर्च का वहन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, सरकार द्वारा। यानी सरकार ही चुनाव में खर्चा करेगी। तो इस तरह से जो प्रतिनिधि है उनको खर्चा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से लिमिटेशन हो जाएगा कि सरकार की वजह से, सरकार ने खर्च किया उसी अकॉर्डिंग मतदान व्यवहार होगा। तो वहाँ पे पैसों की गलत या अपव्यय नहीं होगा। फिर तीसरा जो पॉइंट है, ये समझ लीजिए दूसरा पॉइंट, वो है चुनाव में बाहुबल। जैसे आपने देखा है कि वोट बैंक की राजनीति के तौर पे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे चुनाव हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे दादागिरी वाले दादा रहते हैं
जो इलेक्शन चुनाव क्षेत्र में है ना, जहाँ पे निर्वाचन हो रहा है, वोट पड़ रहे हैं, वहाँ जाके वो अपनी तानाशाही दिखाते हैं और लोगों से कहते हैं कि पक्ष वोट है वो हमारे पक्ष में देना, मार देंगे, ऐसे कहते हैं। या फिर मत पत्र जो पेटी होते हैं उसको लेके भाग जाते हैं। तो इस तरह से चुनाव में हर समय ये धांधली होने की रहती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चुनाव क्षेत्र में अपने बाहुबल शक्ति का बल प्रयोग करते हैं, अनैतिक रूप में ये व्यवस्थाओं का गड़बड़ी उत्पन्न कर देते हैं और हिंसा, साथ ही साथ बाहुबल एवं हिंसा का प्रयोग करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं और मतदान केंद्रों पर कब्जा, मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से जो मतदान निष्पक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ लोग हैं वह व्यवस्था की गड़बड़ी कर लेते हैं और मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए होना क्या चाहिए, पूरी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ जहाँ पे लगे कि भाई यहाँ पे ऐसी कुछ व्यवस्था घटना हो रही है, तो वहाँ पे व्यवस्था पुलिस फोर्स या और अच्छी व्यवस्था करवा जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्डिंग करवाई जाए और साथ ही साथ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन वगैरह हैं इनका यूज करवा दिया जाए और पूरी तरह से नाकेबंदी करवाई जाए, तभी समस्या दूर होगी। और फिर और एक चुनाव में क्या धांधली होती है कि जो राजनीतिक में होता है ना, राजनीति में अपराध प्रवृत्ति के लोगों का प्रवेश। एक दूसरा चुनाव में गड़बड़ी कब होती है कि जब राजनीति में या हम कह सकते हैं चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है या मिल जाता है जो अपराध प्रवृत्ति से जुड़े हुए। कैसे? अपराध प्रवृत्ति से। तो ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे तो राजनीति को गंदा करेंगे, अपराध ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और लोग डरेंगे और लोगों की जो योग्यता के अकॉर्डिंग सही नहीं चुना जाएगा तो लोकतंत्र का महत्व समाप्त हो जाता है, लोग उदासीन हो जाएंगे। तो अपराध प्रवृत्ति को यथासंभव संभव हो अपराध प्रवृत्ति अपराध से जुड़े हुए लोगों को इलेक्शन में आना ही नहीं चाहिए या इनको टिकट दिया नहीं जाना चाहिए। फिर निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी संख्या, चुनाव याचिका पर विलंब नहीं होना चाहिए, मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ी होती है तो इन गड़बड़ियों को दूर करना चाहिए। यानी जहाँ तक संभव हो हम चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थित और सुधार रूप में व्यवस्था कायम करना चाहेंगे, तभी ये कह सकते हैं कमियाँ दूर होगी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए होना ये चाहिए कि जो अव्यवस्था जहाँ उत्पन्न हो रही है ना, उन अव्यवस्थाओं को होने न दिया जाए, उसके लिए पूरी व्यवस्था करवाई दी जाए। और चुनाव याचिका पर निर्णय में अत्यधिक विलंब होने की से होता है। कोई भी चुनाव में गड़बड़ी होगी, उसके खिलाफ केस चल रहा है लेकिन फटाफट सुनवाई नहीं हो रही है तो वो और अधिक लापरवाह केस हो जाता है, तो तुरंत निपटारा होना चाहिए। और निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी संख्या होने की वजह से कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। और चौथा है मतदाता सूचियों में कभी कभी भारी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। भारी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है, तो भारी गड़बड़ियाँ उत्पन्न होने की वजह से कहीं ना कहीं ये अव्यवस्था उत्पन्न होना जरूरी होती है। और इस तरह से मतदाता सूची में जब गड़बड़ी हो जाए तो मतदान सही या जो चुनाव है वो सही नहीं हो पाता है, तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे देखिए मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए। लोग हैं जो मत देते हैं उस समय भी वह कुछ सोच विचार के अपना कार्य करते हैं, तो मतदाताओं के व्यवहार कैसे प्रभावित होते हैं, उन व्यवहार को कैसे बनते हैं। मतदाता वोट देने जाते हैं तो उनके व्यवहारिक परिवर्तन के तौर पे हम क्या समझते हैं, तो वो देखिए। तो मतदान व्यवहार के अध्ययन में कठिनाइयाँ जरूर देखी गई है। मतदान व्यवहार का आशय है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होते हैं। मतदाता मत के समय किन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं,
मतदाता। मतदाता व्यवहार का मतलब होता है कि मत के समय किन परिस्थितियों से जो मतदाता है वो प्रभावित होते हैं। इलेक्शन होता है तब लोग अपना वोट का डिसीजन कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो कैसे प्रभावित होते हैं, इस संबंध में है। मतदान व्यवहार सर्वप्रथम तो ये दिन किया जाना चाहिए कौन कौन से तत्व व्यक्ति को मताधिकार प्रयोग करने से प्रभावित करते हैं या एक तरह से उनके व्यवहार को नियंत्रित या बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखना है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों पर हम सीधा प्रकाश डालें तो पहला है नेतृत्व। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तो तत्व कौन से तत्व हैं, तो पहला तत्व है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है नेतृत्व। क्या है? नेतृत्व। दूसरा है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता और केंद्र की या केंद्र में सुदृढ़ सरकार की केंद्र में सुदृढ़ सरकार की आशंका। फिर तीसरा पॉइंट जिससे लोगों के मतदान करने के व्यवहार है वो बदल जाते हैं वह है आर्थिक स्थिति। लोगों के मतदान व्यवहार आर्थिक स्थिति के तौर पे भी बदल जाते हैं। और दलों की विचारधारा, जो राजनीतिक दल है जो इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए दौड़ते हैं तो उन राजनीतिक दलों की विचारधारा क्या है, वह लोगों के विचारों से मेल खा रही है या नहीं खा रही, तो उन विचारधारा का प्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है। और उन राजनीतिक दलों के कार्य क्या है, कार्यक्रम और नीति, क्योंकि जो ये दल होते हैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही लुभावनी कार्यक्रम या घोषणाएं वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। और फिर एक और होता है कि चुनाव क्षेत्र के समय या चुनाव देते समय लोगों के व्यवहार कब बदल जाते हैं, जब वो जातियों को पहले देखते हैं कि वो आगे वाला जो प्रतिनिधि है वो किस जाति से संबंध रखता है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्षेत्रवाद की भूमिका भी रहती है, क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति, यानी जो सामने वाला जो खड़ा है, ठीक है ना, जो सामने वाला खड़ा है और जो चुनाव लड़ रहा है तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है, उस क्षेत्र के लोग उससे ज़्यादा लगाव में रहते हैं तो उसको इलेक्शन भी ज़्यादा दी जाती है, वोट भी ज़्यादा उसके फेवर में पड़ेंगे। और भाषा का महत्व होता है, यानी लोगों के जो मतदान व्यवहार है वो भाषा के तौर पे भी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है युद्ध में सफलता असफलता या शासन के समक्ष असक्षमता का प्रश्न या आर्थिक साधन। आर्थिक साधन और 9 नंबर पॉइंट है वो आप देखेंगे कि शासन की क्षमता, शासन की क्षमता और अक्षमता। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं वह आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं और इन्हीं पॉइंटों के गौर से अगर समझे तो इन परिस्थितियों की वजह से लोगों के मतदान व्यवहार वो बदल जाते हैं। जब इलेक्शन देने जाते हैं ना तो लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो इन्हीं मतदाताओं के व्यवहारों की वजह से लोगों के व्यवहार बदलते हैं कि जब मतदान चुनाव हो रहा है यानी, ठीक है ना, तो उसमें 2 दल है तो उस दल में नेतृत्व किसके हाथ में है। जैसे मोदी जी अभी चुनाव जैसे हुआ 17वीं, तो बीजेपी का नेतृत्व करने वाले मोदी जी को ज़्यादा देखा गया था और इधर कांग्रेस का राहुल जी को देखा गया था। तो इन दोनों में लोग हैं उसके नेतृत्व देखते कि प्रभावशाली कौन है जो सरकार चला सकता है, तो लोग उस व्यक्ति को देखते हुए, नेतृत्व को देखते हुए लोग उसके फेवर में मतदान देते हैं। और राजनीतिक स्थिरता और केंद्र में सुदृढ़ सरकार की आशंका, और कुछ लोग ये भी देखते हैं कि हमें पता है कि हम अगर उस व्यक्ति को वोट दें तो पता है ये लोग जब सरकार बनाएंगे तो सरकार स्थायी रहेगी, मतलब भंग नहीं होगी। तो लोग सरकार को स्थायी तौर पर भी देखते हैं कि किसको वोट दे कि सरकार गिरे नहीं और गठबंधन वाली या कह सकते एकदम मजबूत सरकार बने, तो उसको देख के भी ध्यान में रखा जाता है। और केंद्र में किसकी सरकार है तो वो क्या प्रयास करेगा ये भी ध्यान रखेगा। आर्थिक स्थिति को ध्यान रखना है कि मतदान व्यवहार के समय कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि लोग है ना आर्थिक स्थिति को देखते हैं कि किस दल को ज़्यादा वोट दूँ कि उससे मुझे फायदा हो, मुझे आर्थिक हित हो। तो इसमें क्या होता क्या है
कि ये जो आर्थिक स्थिति है वो महत्वपूर्ण है, लोगों के व्यवहार बदल देती है। वो बीजेपी को वोट देने की जैसे कांग्रेस को या कांग्रेस की जगह बीजेपी को वोट देते थे, तो आर्थिक स्थिति ध्यान में रखी देखते हैं लोग। और दलों की विचारधारा, जो दल हैं वो कैसे हैं, कुछ दल हैं वो लोगों के धरातल पहलू से जुड़े हुए हैं या पूरे ऊपर की बातें करते हैं, या जब चुनाव हो रहा है तो वे जो राजनीतिक दल हैं वे घोषणा करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो बढ़िया घोषणा लुभावने ऑफर की वजह से लोग हैं वह किसी दूसरे के फेवर में चले जाते हैं, उसको वोट देते हैं। तो ये कार्यक्रम रणनीति है वो प्रभावित करती है। तीसरा, जो चुनाव में क्षेत्र में जो व्यक्ति आगे खड़ा है तो लोग उसको देखते हैं कि किसकी जाति का है, वो अगर मेरी जाति का है तो लोग उसकी जाति को वोट देंगे, भले वो किसी भी नेतृत्व या कोई भी हो, लेकिन जाति को देखा जा रहा है तो लोग जाति के आधार पर भी अपना वोट बदल देते हैं, व्यवहार कर लेते हैं। और क्षेत्र परिवर्ती का, हाँ ये हमारे क्षेत्र से खड़ा हुआ है तो हम इसको वोट देंगे, उसको नहीं देंगे, वो बाहर वाला। तो इस क्षेत्रवाद व्यवस्था है वो देखी जाती है। और भाषाई स्थिति में भी लोगों के मतदान व्यवहार प्रभावित होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई लैंग्वेज है या कोई बाहर वाला चुनाव लड़ रहा है, तो ये भाषाई आधार पर असमझता अस्थिति की वजह से, असमझी स्थिति की वजह से लोगों के मतदान व्यवहार है वो बदल जाते हैं। वो आर्थिक साधन कैसे प्रसार हो रहा है और लोग हैं वो लोगों से मतदान कैसे लिए जा रहे हैं, कोई पैसे बांट के भी ऐसे कर रहा है, कोई लोगों को सुविधा देके या कुछ ना कुछ करके लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। और शासन की असक्षमता भी है मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। तो इस तरह से अपना ये जो टॉपिक है पूरा हो रहा है। और इससे संबंधित अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लेसन है तो इसको ध्यान रखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।